हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त साम्राज्य की। इससे पहले जितने भी राजवंश हुए मैं आपको करा चुका हूँ, तो आज हम बात करें गुप्त साम्राज्य की। और इस वीडियो में पूरे का पूरा गुप्त साम्राज्य खत्म। इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबके सब इस वीडियो में मैंने ले लिए हैं। ठीक है, जो भी आ सकते हैं और जो आए हैं प्रीवियस पेज क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, वीडियो को ध्यान से सुनना है। देखो, जॉब आपको चाहिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब आपको भी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़ के अपना पाथ को इजी बनाएं। ठीक है, बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, इस संस्थापना किसने की थी। ये कौन है? श्रीगुप्त। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य जो उदय हुआ था कौशाम्बी के निकट हुआ था। कौशाम्बी सब सुने होगा। कौशाम्बी के निकट हुआ था, 3rd सेंचुरी के एंड की बात है, जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट की। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो, किसी भी डायनेस्टी से क्वेश्चन बनता है, उसकी स्थापना किसने की थी, उसमें महान राजा कौन था, उस राजा ने क्या क्या काम किए थे, और उस साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो महान होगा उसने जो काम किए होंगे वहां से क्वेश्चन बनता है। जो पहला है उससे पूछ लेता है, जो लास्ट का होता है उससे पूछ लेता है, बस। तो ये बात करते हैं महान सम्राट की। तो महान सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो मैं आपको चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान राजा थे जो गुप्त साम्राज्य में पैदा हुए थे, ये गुप्त साम्राज्य के टाइम पे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी, मैंने जो बेड्स लिखा है शादी के लिए, वो देवी से हुई थी। तो देवी कौन थी? लिच्छवी की राजकुमार थी। देखो, ये लग भी रही है जैसे लिच्छवी की राजकुमारी, राजकुमार जैसी लग भी रही है। ये कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी, जिनका पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। और उसकी बात हम बाद में करेंगे, वहां से और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चंद्रगुप्त से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इनकी महारानी का नाम, मतलब इनकी रानी का नाम कौन था, क्या था? तो वो देवी था। देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इनकी उपाधि क्या है चंद्रगुप्त प्रथम की? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। क्या है? महाराजा धीराज जो वर्ड है वो चंद्रगुप्त प्रथम के लिए यूज किया जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक सबसे मस्त क्वेश्चन जो बनता है, ये बनता है गुप्त संवत की स्टार्टिंग किसने की थी। तो गुप्त संवत के स्टार्टिंग करने वाले भी कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्टार्टिंग करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त संवत सिंपल सा है, गुप्त साम्राज्य में स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। तो ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था फिर? तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। घटोत्कच किसके थे? श्रीगुप्त के। श्रीगुप्त कौन थे? जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये संस्थापक थे श्रीगुप्त, किसके? गुप्त वंश के। ठीक है, और महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र समुद्रगुप्त। अब उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र ऐसे चलेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे तो श्रीगुप्त का काम इतना खत्म है। श्रीगुप्त ने क्या किया था? स्थापना की थी किसकी? गुप्त साम्राज्य की। उनके उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच। लेकिन महान सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त। और उनके वंशज चलेंगे सारे महान, तो वहां से बात करेंगे हम। ठीक है, घटोत्कच ने कुछ खास काम किया होता तो हम उसको ही पढ़ लेते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। बस देखो, शकल से लग रहा होगा आपको, तो इसलिए इनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं समुद्रगुप्त की, जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त कौन थे? उत्तराधिकारी थे किसके थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, सबसे पहले बात करते हैं इनके पिताजी को कौन सी उपाधि मिली थी? महाराजा धीराज की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप चीजों को लिख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वरना मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद कराने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, और लिख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? भारत का नेपोलियन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। जैसे महाराजा धीराज इनके पिताजी को कहते थे, इनको कहते थे भारत का नेपोलियन। और क्यों कहते थे? इन्होंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। आर्यवर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को परास्त किया था। मतलब कि आर्यवर्त जो उत्तर में है उनके 9 राजाओं को हराया था, और दक्षिणावर्त के जो दक्षिण भारत है वहां के 12 राजाओं को हराया था। तब इन्हें क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन कहा गया था। ठीक है, अब चीजें आपको याद रहेंगी। और इनकी एक उपाधि और है, अश्वमेध कर्ता के नाम से। अश्वमेध कर्ता भी किसी को बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है, समुद्रगुप्त को।
समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं और विक्रमक भी कहते हैं। क्या कविराज और विक्रमक भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तीन चीजें याद रखनी है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त, कविराज समुद्रगुप्त या विक्रमक समुद्रगुप्त। ठीक है, चार उपाधि हो गई। नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त, अश्वमेधकर्ता पूछे तो समुद्रगुप्त, कविराज पूछे तो समुद्रगुप्त, विक्रमक पूछे तो समुद्रगुप्त। तो अब इन समुद्रगुप्त से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा शासक या सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो वो किसका नाम है, समुद्रगुप्त। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। एक्चुअली ये कहते हैं संगीत प्रेमी थे। कौन थे, संगीत प्रेमी थे और उन्हें संगीत का शौक भी था, इसलिए उन्हें अपने सिक्के भी ऐसे ही छपवा दिए। और सारा का सारा क्या है, विष्णु के उपासक थे। गुप्त साम्राज्य के जितने भी महान डायनेस्टी वाले हुए हैं, ये कैसे विष्णु के उपासक थे और संस्कृत को मूल मानते थे, संस्कृत में ही अपने राजकाज के काम करते थे, वो हम आपको आगे बताएंगे। इनकी राज की भाषा भी संस्कृत थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, किसके थे, समुद्रगुप्त के। ठीक है, इनकी रचना ज्यादा पूछी जाती है, पर्याप्त प्रशस्ति किसकी रचना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है हरिसेन की। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो, समुद्रगुप्त के पुत्र विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त के बाप बताया था ना मैंने आपको, चंद्रगुप्त प्रथम, और पोते का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब समुद्रगुप्त इनके पुत्र, उनके ही पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके शासनकाल में क्या क्या इंपोर्टेंट हुआ था वो बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि फाइयान किसके शासन में या किसके दरबार में भारत आया था, तो किसके दरबार में आया था, ये आया था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान कहाँ के थे, फाहियान चीन के थे। ठीक है, मैंने देखो इस तरह का बनाया चीन जैसा, ये चीन का सिंबल होता है ना, मूंछ ये ड्रैगन टाइप का, मैंने कुछ ऐसे ही बनाया ताकि चीजें आपको देख के याद रहे कि समुद्रगुप्त के पुत्र विक्रमादित्य की बात की है हमने। विक्रमादित्य के दूसरा नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनके टाइम पे कौन आए थे, फाहियान, जो कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज स्टार्ट किया था, क्या, चांदी के सिक्के। देखो चांदी के सिक्के के लिए मैंने चांदी का सिक्का दिखाया है, इन्होंने स्टार्ट किया था चांदी का सिक्का। क्यों स्टार्ट किया था, देखो बिन जैसा कुछ लग रहा है ना, मेडल टाइप का। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शक पढ़ाए थे ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, शक, पहलव, कुषाण, हिंदू यूनानी शासक सब पढ़ाए थे। शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, किस शासक ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मैं दोनों एक साथ क्यों बोल रहा हूँ ना, हम बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। विक्रमादित्य के दरबार में कवि कौन थे, कवि थे कालिदास। कालिदास को आप सब जानते होंगे, कालिदास बहुत ही फेमस कवि है और संस्कृत भाषा के कवि थे। उस टाइम पे जब पहले यूज करते थे, संस्कृत भाषा ज्यादा चलती थी। मैंने आपको बताया कि जितने भी गुप्त साम्राज्य में राज काज के काम हुए हैं, सब संस्कृत भाषा में हुए हैं, और ये सब लोग विष्णु की पूजा करते थे, और विष्णु ही के भान ही इनका लोगो था। ठीक है, तो अब ये क्या है, संस्कृत भाषा के कवि क्या हो गए, कालिदास किसके टाइम पे थे, विक्रमादित्य के टाइम पे थे। और इनके टाइम पे धन्वंतरी हैं, जो ऐसा माना जाता है, आप सबको पता भी होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम किसका है, धन्वंतरी का होता है। तो आयुर्वेदाचार्य कौन है, धन्वंतरी, किसके टाइम पे थे, विक्रमादित्य के दरबार में थे। और दो नाम और ध्यान रखने हैं, बरहामिहिर, एक तो ये, और एक ब्रह्मगुप्त, ये भी किसके टाइम पे थे, ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इनके उत्तराधिकारी की। आपको पता होना चाहिए, राजा और उसका पुत्र, फिर राजा उसका पुत्र, उसके किए गए काम। उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। देखो भाई, विक्रमादित्य के दो नाम थे, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। पुत्र के भी दो नाम है, कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, गोविंद गुप्त, दोनों इन्हीं के नाम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। देखो मैंने बनाने की कोशिश की है, क्या, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और कभी कभी कुमार गुप्त ना देके गोविंद गुप्त दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, पर किसके पुत्र हैं,
विक्रमादित्य के। ठीक है। अब इसे एक चीज बताना चाहता हूँ उनके साथ में, विक्रमशिला की स्थापना किसने, विक्रमशिला जानते ना, धर्मपाल ने किया था। और तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। और तक्षशिला की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये भी वैसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में यहीं पे लिख दिया ताकि चीजें आपको याद रहे। अब कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, स्कंद गुप्त। कौन था, स्कंद गुप्त। ठीक है। सब गुप्त गुप्त चलेगा, गुप्त साम्राज्य के हैं तो। स्कंदगुप्त ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ में सुदर्शन झील मिल जाए। देखो ये 3 टाइम आ चुकी है, तो इसलिए बार बार चीजें ध्यान रखने की होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, तो गिरनार पर्वत पर स्थित है। मैंने झील बनाई है, देखो पानी बह रहा है, गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील। ठीक है। और पुनरुत्थान किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। बनाई किसने थी, मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनी थी ये, मौर्य साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पर बनी थी क्या, सुदर्शन झील। ठीक है। पुनरुत्थान करने वाले 2 आदमी का नाम है जीर्णोद्धार, एक पुनरुत्थान। तो जीर्णोद्धार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पुनरुत्थान किसने किया था, स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है। अब स्कंदगुप्त ने गवर्नर बनाया था। अब जो गवर्नर ये नहीं अंग्रेजों के टाइम पे चलते थे, गवर्नर यहाँ भी चलते थे। ठीक है। इनके टाइम पे भी तो गवर्नर बनाया था। किसको बनाया था, कर्णदत्त को बनाया था। किसको, कर्णदत्त को। कहाँ का, सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया था, कर्णदत्त को बनाया था। ठीक है। कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। ठीक है। अब स्कंदगुप्त के टाइम पे अटैक होने शुरू हो गए थे। किसने अटैक किए थे, हुड़ों ने किए थे। किसने किए थे, हुड़ों ने। किसने अटैक किए थे, हुड़ों ने अटैक किए थे। किसके टाइम पर, स्कंदगुप्त के टाइम पर हुड़ों ने अटैक किए थे। अब बस इतने इंपॉर्टेंट राजा से क्वेश्चन आते हैं। अब गुप्त साम्राज्य से जितने भी अलग अलग फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इनके गुप्त साम्राज्य में क्या क्या हुआ था उसकी बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। ठीक है। हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था, आप मुझे बताएंगे अंतिम गुप्त शासक कौन था। मैंने आपसे पूछा था ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था, अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त। मैं लिख देता हूँ यहीं पे, कौन था, विष्णुगुप्त। ये कौन थे, अंतिम गुप्त शासक थे। ठीक है। विष्णु का वाहन गरुण। विष्णु का वाहन क्या होता है, गरुण होता है। तो विष्णु का वाहन गरुण, गुप्त का राजकीय चिन्ह था। मैंने आपको बोला था ना, ये विष्णु जी की पूजा करते थे, विष्णु के उपासक थे। और उनका जो वाहन है गरुण, उन्हीं को अपना राज चिन्ह बना लिया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विष्णु की पूजा करने वाले कौन थे, गुप्त साम्राज्य के शासक। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। ठीक है। दशावतार मंदिर ये रहा, दशावतार मंदिर से मिलते हैं। और देवगढ़ के कौन सा, ललितपुर जिले में। ठीक है। देवगढ़ के ललितपुर जिले में दशावतार मंदिर है। वहां से गुप्त काल के वैष्णव धर्म संबंधी सभी महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है, बेतवा नदी के किनारे पड़ता है। ये बेतवा नदी के किनारे, देखो मैंने नदी बना दी और ये मंदिर बना दिया, ताकि देश का चीजें आपको याद रहे। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, गुप्त काल के विष्णु शर्मा द्वारा रचित। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने क्या रची थी, एक पंचतत्व कहानी रची थी। आपने सबने सुना होगा, पंचतत्व बहुत ही फेमस कहानी थी। उस टाइम किस चीज में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। उस टाइम पे संस्कृत में लिखी गई थी। और ऐसा माना जाता है उस टाइम पे पूरे संसार में सबसे प्रचलित ग्रंथ था क्या, पंचतंत्र। उस टाइम पे बाइबल भी दूसरे नंबर पर आती थी। अब सोच लो कितनी फेमस होगी, संस्कृत की लिखी गई किताब पंचतंत्र पूरे विश्व में, पूरे संसार में नंबर 1 पर थी। ठीक है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। राजकीय भाषा संस्कृत थी, सारे काम राजकाज के संस्कृत में होते थे। जैसे हमारी राजकीय भाषा क्या है, बताओ, हिंदी। राष्ट्रीय भाषा क्या है, कुछ भी नहीं। तो राष्ट्रभाषा में हिंदी मत लगा देना, राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है। यूपी की। तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के क्या बोला जाता था, रुपये का। क्या बोलते थे, रुपये का। तो पूछ लेते हैं, रुपये का किसे बोला जाता है, चांदी के सिक्के को बोला जाता है। चांदी के कौन से, गुप्त काल के चांदी के सिक्के। पूरा ध्यान रखना है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपये का बोला जाता है, रुपये का। ठीक है। रुपये का, और उससे बनाया हमारा रुपया। ठीक है। गुप्त टाइम से चलता रहा, आप सोच लो। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। क्वेश्चन पूछ लेता है, किस काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, तो गुप्त काल में। भाई गुप्त रूप से रखते हैं सोना आज भी हम, और उस टाइम पे गुप्त रूप से रखा था हमने, तो गुप्त रूप से खूब सोना ही सोना कर लेगा।
कैसे अभी याद रख सकते हैं? गुप्त काल में ही सबसे स्वर्ण मुद्रा जारी की गई सबसे ज्यादा। कोई चोरी चोरी की गई, पता चल जाता तो लूट मार मच जाती, चुरा ले जाते लोग बार। तो इसलिए गुप्त रूप से सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चालू करती, जिन्हें हम दिनार भी कहते हैं। ठीक है। दिनार के नाम तो सब जानते हैं, सोने के सिक्के को दिनार बोलते हैं। स्वर्ण मुद्रा संस्कृत में, स्वर्ण में संस्कृत का शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है? सोना। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म। अब देखो, मंदिर उससे पहले ऐसा नहीं होते थे कि मंदिर बनाने की जो स्टार्टिंग की थी वो गुप्त काल से हुई थी। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी कहाँ से हुआ है? गुप्त काल से हुआ है। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। देखो, मैंने इसे सोने जैसा बनाने की कोशिश की है, स्वर्ण युग। ठीक है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये समझो क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त काल को। ठीक है। किस काल को? गुप्त काल को, या गुप्त साम्राज्य के टाइम पे जो हुआ था शासन, उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस साम्राज्य से हुआ? तो गुप्त साम्राज्य से, गुप्त काल से। ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई? गुप्त काल में। उन्हें क्या बोला जाता है? दिनार बोला जाता है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेहनत लगती है बनाने में, पता नहीं आप क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलकर पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगी। भाई मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप लोगों को वैसे कभी मैं था। आज जॉब लगी है, फर्क इतना है, आपको जॉब लेनी